नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल अभी आया हुआ है। एक तरफ शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच गुपचुप बातचीत चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व यानी कि दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और महाराष्ट्र के नेताओं के बीच भी बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ एनसीपी के अंदर भी गुटबाजी बढ़ती जा रही है और अजीत पवार का संपर्क और अभियान संबंध सब शिंदे गुट के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के पास सीधी तरह से नहीं लेकिन परोक्ष तरीके से बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। ये पूरे महाराष्ट्र में जो सियासी तूफान आने वाला है उसके पीछे कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव भी है और फिर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव भी, क्योंकि सारी पार्टियों को लग रहा है कि आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव ये तय करेगा कि महाराष्ट्र की सियासत का किंग कौन होगा और किंग मेकर कौन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना की, जो दो गुटों में बटी हुई है और फिर से ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे परेशान हो गए हैं और घर वापसी की तैयारी में भी लगे हुए हैं। इस बात का संकेत भी मिल रहा है कि शिंदे गुट के नेता भी चाहते हैं कि अब शिवसेना का दोनों धड़ा एक हो जाए और उद्धव ठाकरे को भी आगे की राजनीति के लिए दूसरा मौका मिले। वैचारिक जो असमानता पैदा हो गई थी वो एक ही विचारधारा पर चले। बाला साहब ठाकरे उनके केंद्र में हैं और आगे भी केंद्र में रहेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक नेचुरल गठबंधन सहयोगी है, यानी प्राकृतिक तौर पर देखा जाए तो दोनों की विचारधारा एक है। उसी विचारधारा के आधार पर गठबंधन होना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 45 से ज्यादा भाजपा और शिवसेना के बीच ही होनी चाहिए, जिससे कि एनसीपी और कांग्रेस को यह समझ में आ जाए कि महाराष्ट्र की राजनीति आगे भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही रहेगी। इसलिए इस बात का संकेत मिलना शुरू हो गया है। शिंदे सरकार में स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर जिनके पास मराठी लैंग्वेज विभाग भी है वो है दीपक केसरकर। दीपक केसरकर जो है वो इस बीच पुल का काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ आ जाएं, यानी शिवसेना एकजुट हो जाए और साथ ही शिवसेना का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो। देवेंद्र फडणवीस को भी केंद्र से इस बात के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि अभी महाराष्ट्र की पूरी सियासत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, इसकी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस के हाथों में ही है। तो दीपक केसरकर ने यह बताया कि एकनाथ शिंदे के साथ उनके विधायकों के जाने के पीछे की बड़ी वजह उद्धव ठाकरे का एक तरीके से वैचारिक विभाजन है, वैचारिक परिवर्तन है। और उस परिवर्तन के पीछे जो एक नेता है शिवसेना का वही जिम्मेदार है और उसके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो उसके साथ ही उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों का गुट एक भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे को थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इस बातचीत के बाद जो इस संकेत दिए हैं, जो मीडिया के सामने भी इस बात को रखा है, उससे पहले केसरकर और उद्धव ठाकरे की मुलाकात भी हो चुकी है। विधान भवन में वो दोनों स्पीकर के रूम के बाहर एक दूसरे से मिले, थोड़ी नाराजगी हुई और उसके बाद दोनों के बीच बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद केसरकर ने जो संकेत दिए हैं वो इस बात का संकेत है कि उद्धव ठाकरे की घर वापसी की संभावना बढ़ गई है और 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके लिए शिवसेना को एकजुट रहना भी जरूरी है, भाजपा के साथ गठबंधन भी जरूरी है और इन दोनों पार्टियों के गठबंधन से 45+ सीट लाई जा सकती है, जिससे एनसीपी और कांग्रेस दोनों को सबक सिखाया जा सकता है। और केसरकर ने जिस तरीके से एक नेता की तरफ इशारा किया है वो नेता हैं संजय राउत। संजय राउत अभी
एनसीपी और कांग्रेस के ज्यादा करीबी दिखाई पड़ रहे हैं। शुरुआती दौर से ही जब उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन खत्म किया था, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाया था वो संजय राउत थे। संजय राउत ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के सारे रास्ते धीरे धीरे बंद कर दिए और एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं से मिलकर एक तरफ भ्रष्टाचार करते रहे, तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल गेम भी खेलते रहे कि उद्धव ठाकरे को भाजपा से पूरी तरह से अलग कर दिया जाए। उन्होंने पहले भी किया और अब भी कर रहे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे के कुछ और नेता जो सहयोगी उनके गुट में हैं, वो बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शिवसेना को एक हो जाना चाहिए। मजबूत शिवसेना के लिए महाराष्ट्र में जरूरी है कि दोनों गुट एक साथ एक बार मिलकर बातचीत करे और फिर एकता कायम करके चुनावी मैदान में उतरे। तो दूसरी तरफ संजय राउत वो एक नेता हैं जो बार बार अपने जो उनके पास अधिकार दिए गए हैं उसका इस्तेमाल शरद पवार और राहुल गांधी के लिए कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने सामना में फिर से एक आर्टिकल लिखा और राहुल गांधी की सराहना की कि अगर भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को सुधार दिया है, ये छवि बेहतर बनी है और अगर ऐसे ही छवि बनाते रहे तो 2024 में राहुल गांधी बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बनेंगे और यह चुनौती इतनी बड़ी होगी कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है केंद्र में। ये बड़ी बातें हैं, लेकिन फिर भी इस बात का संकेत मिलता है कि संजय राउत अभी भी उसी मोड में हैं और अभी भी कांग्रेस और एनसीपी के ज्यादा करीबी हैं उद्धव ठाकरे की अपेक्षा। और जब राजा के बारे में कहा जाता रहा है, चाणक्य ने भी कहा है कि राजा का मंत्री अगर उसका सलाहकार गलत दिशा में जाता है तो राजा का विनाश तय माना जाता है। और उद्धव ठाकरे का मंत्री यानी कि उसका सलाहकार अभी संजय राउत हैं और संजय राउत के बारे में जो उद्धव ठाकरे को जानकारी धीरे धीरे मिल रही है, उससे उनके गुट के कई नेता इस बात की सलाह दे चुके हैं कि जब तक संजय राउत रहेगा तब तक शिवसेना में संकट बना रहेगा और शिवसेना एक नहीं हो सकती, एकजुट नहीं हो सकती। धीरे धीरे वो चाहता है कि कांग्रेस और एनसीपी के इशारे पर शिवसेना को खत्म कर दें और कांग्रेस या एनसीपी दोनों पार्टियों में से किसी के साथ मिलकर वो राज्यसभा जाएं, अपनी राजनीति बचाए रहें, शिवसेना खत्म और एनसीपी कांग्रेस के बीच ये सारे वोटों का बंटवारा होगा। दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी भी शिवसेना नहीं रह पाएगी। इसलिए अब उद्धव ठाकरे और शिंदे दोनों गुट के नेता टारगेट किए हुए हैं संजय राउत को कि सबसे पहले इस संजय राउत को शिवसेना से बाहर करो। इसे जाना है तो एनसीपी में जाए, कांग्रेस में जाए, लेकिन शिवसेना में नहीं रहेगा। और इसी आधार पर आगे दोनों के कई नेताओं की आपस में बातचीत भी हो रही है कि किस तरीके से शिवसेना को एकजुट किया जाए। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी कुछ इसी स्तर की है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की कुछ नाराजगी है, लेकिन उनकी नाराजगी उनकी जिम्मेदारी पर हावी नहीं हो सकती। उनकी नाराजगी जितनी है उससे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने महाराष्ट्र में उनको दे रखी है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार चलाने की नहीं है, बल्कि पार्टी को बेहतर प्रदर्शन के लिए, बेहतर मौके के लिए तैयार करना भी है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस को जो जिम्मेदारी दी गई है वो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में देखें तो 48 सीटों में से 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जीत हुई थी, जिसमें 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी तो 18 सीटें शिवसेना के हाथ में आई थी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही जो अभी बरकरार है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां कम नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी 23 सीट से बढ़कर कम से कम तो 28 सीट तक पहुंचना चाहती है, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। ऐसे में महाराष्ट्र पर फोकस है और वहां पर देवेंद्र फडणवीस को इसकी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए फडणवीस ये चाहते हैं कि अगर शिवसेना एक हो जाए, भाजपा के साथ गठबंधन हो, चुनावी मैदान में एक साथ उतरे और फिर अगर
हम 45 प्लस सीटें जीत कर लाते हैं तो उससे आगे जो लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शिवसेना एक बार सहयोगी संगठन सहयोगी के तौर पर काम करेगी। सीएम फडणवीस बनेंगे, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक सपोर्ट तैयार होगा और फिर उद्धव ठाकरे संगठन के लिए काम शिवसेना में करेंगे। किसी को भी इस बात की शिवसेना में आपत्ति नहीं है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के संगठन प्रमुख बने रहें, उनका नाम हो, लेकिन इस बात के लिए चर्चा है कि उनके बाद आदित्य ठाकरे को सरकार में यानी डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है, मंत्री भी बनाया जा सकता है और आदित्य ठाकरे का कैरियर उस हिसाब से चले। साथ ही शिवसेना के जो दूसरे नेता हैं एकनाथ शिंदे जैसे, उनका सरकार और संगठन में एक बड़ी भूमिका मिले। ये सारी बातचीत चल रही है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और ऐसा लगता है कि कुछ समय के अंदर ही जिस तरीके से शिवसेना में एकजुटता की आवाज उठ रही है, एकजुट हो सकती है और भाजपा शिवसेना के बीच गठबंधन भी हो सकता है। और दूसरी तरफ एनसीपी में एक बड़े विस्फोट की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि अजीत पवार एक के बाद एक शिंदे सरकार के साथ नजदीकियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच मुलाकात हो रही है। नागपुर से मुंबई भेजने के लिए सरकारी प्लेन दिया गया अजीत पवार को। विधानसभा में जब हंगामा चल रहा था और शरद पवार के सबसे करीबी नेता महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल ने जब स्पीकर राहुल नार्वेकर की बेइज्जती कर दी, उनका अपमान किया था, तो उस समय भी अजीत पवार सरकार के साथ खड़े रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह जयंत पाटिल के साथ खड़े नहीं रहे। क्योंकि जब जयंत पाटिल को सस्पेंड किया गया आगे के सेशन के लिए तो उस समय एनसीपी के कई नेताओं ने बहिष्कार किया। जब पाटिल को बोला गया माफी मांगने के लिए तो पाटिल ने माफी मांगने तक से इनकार कर दिया, लेकिन अजीत पवार खड़ा होकर इस बात के लिए माफी मांगे कि स्पीकर राहुल नार्वेकर के बारे में ऐसी बातें नहीं कर देनी चाहिए थी और इसके लिए एनसीपी माफी मांगती है सदन से। अजीत पवार ने पाटिल का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि जब अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस पहली बार एक साथ आए थे, सीएम और डिप्टी सीएम बने थे, एनसीपी के से विद्रोह किए थे अजीत पवार ने, तो उस समय शरद पवार के सामने सबसे पहले खड़े थे जयंत पाटिल। उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई थी और बाद में उन्हें मंत्रालय भी उन्हीं के हिसाब से सौंपी गई है। एनसीपी के महाराष्ट्र के प्रमुख भी बनाया गया है। और इस बीच जो 2-3 मुलाकातें हुई सदन में, शिंदे सरकार के मंत्रियों ने अजीत पवार की सराहना शुरू कर दी और अजीत पवार के साथ मुलाकातें चल रही है। इससे इस बात का इशारा दे रहा है कि आगे आने वाले समय में शरद पवार को बड़ा झटका लगने वाला है। वो सुप्रिया सुले को आगे तो कर रहे हैं, लेकिन अजीत पवार एक बैकअप प्लान बना के रखे हुए हैं कि जैसे ही दिखाई पड़ेगा कि अजीत पवार को शरद पवार पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो पार्टी तोड़ देंगे और फिर वो एक नई एनसीपी बनाएंगे जिसमें शरद पवार के लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी स्थिति में चल रही है कि अब कभी भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है, कभी भी राजनीति अलग दिशा में मूव कर सकती है और कुछ ऐसी बड़ी खबरें आने की संभावना है जिसे जानकर उस तरह ही आश्चर्य होगा जैसे अचानक से शिवसेना में हुए विस्फोट से हुआ था। किसी को कानों कान जानकारी नहीं थी कि शिवसेना इस तरीके से बिखर जाएगी और ये जानकारी फिर नहीं होगी कि कब शिवसेना एकजुट हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच गठबंधन हो गया। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।